जहन में कई सवाल भी पैदा किए, वो भी हम आपको समझाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आखिर में बात पाकिस्तान की करेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से कैसे एक्सपोज हो चुका है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम बिहार से कर लेते हैं। बिहार में राजनीति की बात करें अगर, और जातिवाद की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार में 27% संख्या भूमिहारों की है, वहां पर भूमिहारों को लेकर नीतीश के मंत्री ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है और इस मामले को लपक लिया है तेजस्वी यादव ने, जो लगातार अब आर पार के मोड में आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। बात बिहार की हो और जिक्र जाति का न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से मुद्दा सियासत का हो तो सोने पर सुहागा मानते हैं कुछ लोग। इसीलिए तो नीतीश के मंत्री भूमिहारों पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं। मौका देखकर विपक्ष ने भी इसे तुरंत लपक लिया और अब बिहार की राजनीति का पारा इतना गर्मा गया है कि जाति के नाम पर सियासी जद्दोजहद हो रही है। पहले सुन लीजिए कि चौधरी ने ऐसा क्या कहा कि बवाल हो गया। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। जहानाबाद में अशोक चौधरी का जैसे ही ये बयान आया तो पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई। कई नेताओं ने नीतीश के मंत्री को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। जेडीयू और बीजेपी ने जातिवादी राजनीति के विरोध में इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन आरजेडी हमलावर हो गई। जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो एमपी हैं, उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं। तेजस्वी को मौका मिल गया चाचा की पार्टी से पाला बदलने का, बदला लेने का, लेकिन नीतीश को सर्व समाज का नेता बताकर जेडीयू ने जाति की सियासत को गलत बता दिया। आखिर भूमिहार पर आर पार क्यों है, इसे भी समझ लीजिए कि चौधरी के बयान पर विवाद क्यों खड़ा हुआ। तो मामला यह है कि जहानाबाद लोकसभा सीट से इस बार जेडीयू ने गैर भूमिहार प्रत्याशी को टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी नाम के प्रत्याशी को जेडीयू ने टिकट दिया तो जेडीयू के नेता जगदीश शर्मा पर भीतरघात का आरोप लगा है। चंद्रवंशी के लिए कुर्ता फड़वाने मैं नहीं जाऊंगा, ये शर्मा ने नीतीश कुमार को कह दिया था और ये भी ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव हार जाएंगे। और बस इसीलिए गैर भूमिहार प्रत्याशी की हार को लेकर जेडीयू के नेता और नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ये बताना चाह रहे हैं कि भूमिहार को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हमें वोट नहीं दिए, जिस पर पार्टी भी नाराज हो गई। बार भी अपने जिह्वा पर जाति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, कोई जाति का नाम ही नहीं लिया। ऐसा मंतव्य देकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना को आहत किया है। पार्टी उनके बयान को खारिज करती है। चौधरी अकेले नहीं है। इससे पहले जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सरेआम कह दिया था कि यादवों और मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो उनके काम नहीं करेंगे। हालांकि बाद में यू टर्न भी ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे अब अशोक चौधरी ने अपने बयान पर सफाई दी है। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कहते हैं ना, अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में एनडीए जाति जनगणना के मुद्दे के बीच भूमिहार वोटर्स के छिटकने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे संघ की प्रमुख बैठक की, जो कि केरल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त समझ में आ रहा है वो है कि आखिरकार आने वाले समय में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद कौन होगा, इसे लेकर मंथन जारी है। साथ ही देश से जुड़े हुए कई और भी अहम मुद्दों को लेकर इस वक्त केरल में चर्चा हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में।
नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा? क्या संघ ही इस बार ये तय करेगा? नड्डा के बाद किसे कमान मिलने वाली है? क्या इसका फैसला दक्षिण भारत से होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महामंथन शुरू हो चुका है। केरल के पलक्कड़ में अपने सहयोगी संगठनों के साथ आरएसएस की 3 दिनों की समन्वय बैठक का आगाज हो चुका है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्र स्वयंसेवक की समन्वय बैठक की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी केरल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के करीब 3 महीनों के बाद हो रही इस बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन होना है। ऐसे में मीटिंग के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देश में मौजूदा हालात में कई घटनाक्रम हो रहे हैं। तो 10 साल पूर्ण बहुमत के बाद अब मोदी सरकार गठबंधन के सहारे बनी है। ऐसे में खबरें हैं कि नड्डा भी बैठक में पहुंचे हैं। तो वहां पर जिन मुद्दों पर मंथन हो सकता है, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम। तो वहीं जाति जनगणना की मांग का तोड़ निकालना, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी, और वहीं दक्षिण भारत में संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, पश्चिम बंगाल में जो बवाल के हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत पर क्या असर होगा, हिंदुओं पर उसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा होनी है। मुद्दे और भी हो सकते हैं, क्योंकि यूसीसी की चर्चाओं के बीच असम विधानसभा में हिमंता सरकार ने नमाज का 2 घंटे का ब्रेक टाइम खत्म कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष संघ को घेरने लगा है। और हिंदू मुसलमान के नाम पर तेजस्वी यादव ने आजादी में संघ की भूमिका पर सवाल उठाए, जिस पर सियासत गर्मा गई। देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी के आंदोलन में जो महती भूमिका निभाई, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के दशक में शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, इन दोनों में उसकी भूमिका के कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों संघ के निकट आए। तेजस्वी जी के पिताजी का जरूर रोल था, लालू यादव जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, और देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद। संघ का सियासत से कोई सीधा नाता तो नहीं है, लेकिन जब भी विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है तो वो आरएसएस को कोसता है। लेकिन इन सब से दूर भागवत ब्रिगेड अपने जमीनी काम में जुटी रहती है, जो इस वक्त केरल में है। वायनाड में आई आपदा के वक्त भी ये दिखा था, लेकिन संघ और बीजेपी समेत कई संगठनों का ये महाजुटान केरल में ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कई तर्क हैं। सबसे बड़ा तो ये कि केरल के जरिए संघ दक्षिण में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना चाहता है। केरल में आरएसएस की 5000 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं, जो पूरे देश में हिस्सेदारी का करीब 9% है। इसके अलावा भी इसके पीछे वो आंकड़े हैं जो संघ के काम से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2026 में केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पहली बार यहां पर बीजेपी ने कोई लोकसभा सीट जीती है। वोट शेयर की बात करें तो पार्टी का वोट शेयर 3% बढ़कर अब 19.24% हो चुका है।